हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th एआई पेपर कोड 843 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 के कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सप्लीमेंट्री यानी कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर है विद देयर मार्किंग स्कीम। सेट 4 एंड क्वेश्चन पेपर कोड जो था वो 367 था। जैसा कि आपको पता है कि एआई के एक ही सेट पेपर आते हैं, इसके मल्टीपल सेट्स नहीं पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर आपको टोटल 50 मार्क्स के मिलेंगे और 2 घंटे में आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में आपको 21 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है जो 24 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है जो 26 मार्क्स का होता है। इस सेक्शंस में 16 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें से 10 का ही आंसर आपको करना होता है। आइए सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं। 24 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन जो होता है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर दिए जाएंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है कि डैश इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन्स एबिलिटी to recognize what results are important and steps needed to be taken to achieve them। सबसे पहला ऑप्शन होता है सेल्फ रिफ्लेक्शंस, रिजल्ट ओरिएंटेशन, मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन। इसका सही जवाब जो है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक टर्म है जो पर्सन की एबिलिटी को रिफाइन करता है, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रस्ट फॉर अदर्स इंक्लूडिंग फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड पार्टनर्स। तो ऐसे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उसे हम सी यानी कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, एंटी सोशल में सोसाइटी से उसे प्रॉब्लम होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो इसका सही जवाब है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग की जाती है। इन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एन अरेंजमेंट ऑफ सेल इन हॉरिजॉन्टल मैनर इज नोन एज, तो उसे हम रो कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में अरेंज्ड होते हैं। वर्कशीट क्या होता है? इट्स अ कलेक्शंस ऑफ रोज एंड सीट्स होते हैं। वर्कशीट इज द कलेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। वर्कबुक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होते हैं। कॉलम आपका वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, रो आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन नहीं है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है एंड गूगल स्लाइड्स भी है। तो नोटपैड जैसा आप सभी को पता है ये एक टेक्स्ट एडिटर है, तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी। इंडिविजुअल्स हु फोकस ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशन दैट बेनिफिट द सोसाइटी आर कॉल्ड, उसे हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जानते हैं। चलिए हम पहुंच चुके हैं सेक्शन सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहां पे आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के बेस पे पूछा गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से पूछा गया। यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं दिए गए 6 क्वेश्चंस में से और आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एआई प्रोजेक्ट? जैसा कि मैंने आपको पिछले पेपर में बताया था कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल से रिलेटेड जो स्टेप्स वाले क्वेश्चन हैं ये अक्सर पूछे गए हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट? तो इसमें प्रॉब्लम डिफिनेशन जो होता है वो सब एआई प्रोजेक्ट का पहला स्टेप्स होता है। डेटा स्टोरी टेलिंग इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश की एलिमेंट्स। कितने की एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे? तो इसका सही जवाब है 3 की एलिमेंट्स होते हैं, डेटा, नैरेटिव एंड विजुअल्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अ डैश सेट इज अ सेट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इन विच द आउटकम्स आर ऑलरेडी नोन। तो इसे हम ट्रेनिंग सेट कहते हैं। जो ट्रेनिंग सेट होता है वो हमारा प्रीवियस डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप्स व्हेन स्टार्टिंग एन एआई इनिशिएटिव इज डैश एंड सेलेक्टिंग द रिलेवेंट यूज केसेस दैट एन एआई मॉडल विल बिल्ड एंड एड्रेस। तो इसका सही जवाब है स्कोपिंग, इज अ स्कोपिंग। The trend test procedure is appropriate when there is a sufficiently dash data set is available। तो sufficiently large data set is required होता है trend test procedures के अंदर में। And in AI development, which of the following frameworks is used
एआई डेवलपमेंट में हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, तो जनरली जो फ्रेमवर्क हैं वो हमारा XGBoost होते हैं। कई सारे फ्रेमवर्क थे जो मैंने आपको बता रखा है पीछे भी, है ना। यहाँ पे पाइथन, विजुअल बेसिक और C++ ये तो लैंग्वेज के रूप में होंगे, डेवलपमेंट के रूप में होगा, ये दिस इज नॉट द फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क जो होगा वो हमारा XGBoost होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे दिए गए 6 क्वेश्चन में से। एक्सपेंड द टर्म RMSE, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर कहते हैं इसे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। When the dash is accompanied with the data, it helps to explain the audience what's happening in the data and why particular insight has generated. तो इसका सही जवाब होता है narrative। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। Which of the following is not true for testing? टेस्टिंग के लिए क्या ट्रू नहीं है? डेटा वैलिडेशन इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिंग के लिए। द वॉल्यूम ऑफ टेस्ट डाटा कैन बी लार्ज होना चाहिए अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं। टेस्टिंग टीम शुड टेस्ट द AI एंड ML एल्गोरिथम कीपिंग मॉडल वैलिडेशन, ये भी सही है। जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। रेगुलेटरी कंप्लायंस टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। A narrative shows, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। A narrative shows the audience where to look and what not to miss and also keeps the audience dash। तो यहाँ पे सही जवाब होगा engaged। Okay, in dash stage the data scientist will play around with a different algorithms to ensure that the variables in play are actually required। तो इसका सही जवाब है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग स्टेज में ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिया गया जिसमें एक असर्शन होगा, दूसरा आपका रीजन होगा। आपको करेक्ट आंसर देखने होते हैं। इसमें 4 तरह के करेक्ट आंसर्स होते हैं, या तो 2 असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू होते हैं, और रीजन जो होता है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन बी में असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू होते हैं, बट रीजन जो होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। यहाँ पे कहा जाता है सी ऑप्शन तब हम बताते हैं जब असर्शन ट्रू होता है बट रीजन फॉल्स होता है, और डी ऑप्शन तब बताते हैं जब असर्शन फॉल्स होता है बट रीजन ट्रू होता है। तो आइए जरा असर्शन रीजन को देखते हैं। द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप्स व्हेन स्टार्टिंग एन एआई इनिशिएटिव इज बिल्डिंग द मॉडल। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेज ऑफ एआई इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स द प्लानिंग एंड मोटिवेशनल, है ना, यही होता है। ये प्लानिंग एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट होता है। तो ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स। तो सही जवाब क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। यहाँ भी आपको 6 में से 5 क्वेश्चन आंसर करने होंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्डिंग इन अ बिल्डिंग एन एआई मॉडल? इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एआई मॉडल के बिल्डिंग में हम यूज नहीं करते हैं? तो वो होता है हमारा विजुअल बेसिक। ठीक है, बाकी डेटा रोबोट, H2O एंड वाटसन स्टूडियो ये सभी बिल्डिंग टूल्स के तौर पे यूज होता है एआई मॉडल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ ए डेटा स्टोरी? डेटा स्टोरी के लिए की एलिमेंट क्या होता है? तो वो हमारा नैरेटिव होता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऐसे 3 की एलिमेंट्स होते हैं। इफ देर इज अ नो डैश इन द डेटा देन द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विद एआई टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सही जवाब होता है पैटर्न, क्योंकि एआई से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस डेटा के अंदर में कोई ना कोई पैटर्न हमें दिखना चाहिए। डेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा इज अ डैश। डेटा डैश इज अ स्ट्रक्चर अप्रोच फॉर कम्युनिकेटिंग इनसाइट्स ड्रॉन फ्रॉम द डेटा। तो इसका सही जवाब है स्टोरी टेलिंग। डेटा स्टोरी टेलिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन बी जो है, द टेस्टिंग फेज इज एसेंशियली एन इटरेटिव प्रोसेस, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है। इसके अलावा बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डैश फंक्शन प्रिडिक्ट अ क्वांटिटी एंड क्लासिफिकेशंस फंक्शंस प्रिडिक्ट अ लेवल। अ डैश फंक्शन प्रिडिक्ट अ क्वांटिटी एंड क्लासिफिकेशन प्रिडिक्ट अ लेवल। तो यहाँ पे सही जवाब है रिग्रेशन फंक्शन जो है वो क्वांटिटी को प्रिडिक्ट करता है और क्लासिफिकेशन फंक्शन जो है वो लेवल को प्रिडिक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। यहाँ भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो डैश क्रिएट इंगेजिंग एक्सपीरियंस दैट ट्रांसपोर्ट द ऑडियंस टू द अनदर स्पेस एंड टाइम। तो इसका सही जवाब है स्टोरीज। स्टोरीज क्रिएट करता है इंगेजिंग एक्सपीरियंसेस को। अ डैश इज अ मेथड टू फाइंड द मिनिमम पॉइंट ऑफ ए फंक्शन। तो सही जवाब है यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंडेंट। ओके, डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है वो एक मेथड है जो मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शंस को कैलकुलेट करता है, फाइंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग एन एआई इन मशीन लैंग्वेज? तो इसका सही जवाब होगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, बाकी सी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करते हैं। टेंसर फ्लो और डेटा रोबोट हमारा मॉडल के तौर पे यानी कि इन्वायरमेंट के तौर पे यूज होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट इवैल्यूएशन? ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट इवैल्यूएशन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो जिसका सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। द ट्रेंड टेस्ट प्रोसीजर इज अप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज अ स्मॉल डेटा सेट। द डैश इज द लास्ट स्टेज ऑफ एआई मॉडल ऑफ द एआई मॉडल लाइफ साइकिल। कि ऐसा कौन सा है जो आपका लास्ट स्टेज होगा एआई मॉडल लाइफ साइकिल का?
तो वो हमारा होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हमेशा लास्ट, डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एट द कस्टमर साइट। ओके, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ, इस ग्राफ को देखना है और इस फिगर को देख के आपको बताना है व्हाट डू यू डॉट रिप्रेजेंट्स इन अ फिगर्स। जो ये डॉट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारा है आपका एक्चुअल वैल्यू। जो डॉट्स जो है वो एक्चुअल वैल्यू है जो हमें रिटर्न कर रहा है, और प्रिडिक्टेड वैल्यू ये लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 26 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आएगा, जिसमें 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 20 to 30 वर्ड्स के अंदर। डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनमें से किसी 2 को डिफाइन करना था। सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ अवेयरनेस है एंड मोटिवेशन है। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट इज रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल, मतलब आपका खुद पे कंट्रोल होता है। तो इट्स अ एबिलिटी टू कंट्रोल वन इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग कंडीशंस में अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं तो इसी को सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। दिस इंक्लूड्स मोटिवेटिंग ऑन सेल्फ एंड वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपके अपने नीड्स पता होने चाहिए, अपने डिज़ायर्स पता होने चाहिए, अपने हैबिट्स, ट्रेड्स, बिहेवियर्स, फीलिंग्स, है ना, और बेस्ट आउट ऑफ वन स्ट्रेंथ भी आपको अपना पता होना चाहिए, तो जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। इसका मतलब होता है कि जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके पास कुछ मोटिव होता है किसी काम को करने का। तो इट्स डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टेन मोटिव और गोल इन द एसेंस ऑफ द मोटिवेशन, है ना। एंड इंडिविजुअल इज मोटिवेशंस में कम फ्रॉम इंट्रिंसिक और कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द अदर, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। तो 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले, जहां पे आपसे कहा जा रहा है मेंशन एनी 2 वेज टू मेंटेन द पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए 2 ऑप्शंस बताइए, 2 आउट बताइए। तो ये कहता है पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने से कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला होता है कि आपके मॉर्निंग रूटीन आपके सही होने चाहिए, आप सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, वॉक पे जाएं, है ना, अपने माइंड्स को पॉजिटिव थॉट्स दें, पॉजिटिव से बात करें, प्रोएक्टिव रहें, हमेशा किसी काम को करने के लिए तैयार रहें, कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स पे आप ज़्यादा फोकस करें, दूसरे अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें, अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, ना कि फास्ट और फ्यूचर को लेकर हमेशा परेशान होते रहें, मूव टुवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स, और धीरे धीरे अपने गोल्स और ड्रीम्स की तरफ बढ़ते रहें। तो ये कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड के पॉइंट्स हैं मेंटेन रखने के, आपको इसमें से सिर्फ 2 बताने थे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ वर्कशीट एंड वर्कबुक, अभी मैंने बताया था वर्कशीट क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ द ग्रिड, यानी कि रोज एंड कॉलम्स। व्हेन यू ओपन द स्प्रेडशीट फॉर द फर्स्ट टाइम यू सी अ ब्लैंक वर्कशीट विद द नेम शीट 1। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक इज अ स्प्रेडशीट दैट हैज 1 और मोर वर्कशीट। ओके, मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको यहाँ पे। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड बनाने की कोशिश करता है जो एक डेवलप प्रॉफिट देने की बात करेगा। ये अपने सोसाइटी में एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, और उसके के अंदर में मतलब वो देखता है कि क्या इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में पोटेंशियल है, और उसको सेल करके अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने उसको सेल करके वो प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करता है। ये हमेशा ऑप्टिमाइजेशंस की बात करेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेगा। इसकी कैपेबिलिटी होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स टू टेक रिस्क। तो दिस आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप्स। व्हाट आर स्टार्टअप्स? स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप इज अ कंपनी दैट इज इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ऑपरेशन। जब कोई कंपनी स्टार्ट होता है कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ, उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। A startup and a traditional business ventures are different, most notably for the way they think about growth. Startup often financed by the founders. यहाँ पे कई लोग होते हैं जो फंड लगाते हैं, बट बिजनेस में क्या होता है? हम खुद के पैसे ही लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस का। नेक्स्ट सेक्शंस पे आ गए हैं जहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 6 में से, और ये आपका सब्जेक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। 20 and 30 वर्ड्स का ही होता है, और 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। तो यहाँ पे आपको इसके डेफिनेशन बताने हैं, बट अगर आपको इसके स्टेजेस पता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। डिजाइन थिंकिंग एक डिजाइन मैथोलॉजी दैट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। डिजाइन थिंकिंग क्या है? एक डिजाइन मैथोलॉजी है जो हमें सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच पता करता है, बताता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन टैकलिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड दैट आर द इल डिफाइंड और अननोन। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है या हमें उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है,
तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डिज़ाइन थिंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके 5 स्टेजेस होते हैं डिज़ाइन थिंकिंग का। एम्पैथसाइज, जहाँ पे आप यूज़र के नीड्स को समझते हैं। डिफाइन, जहाँ पे प्रॉब्लम्स को हम डिफाइन करते हैं। आइडिएट, जहाँ पे आप कुछ आइडिया जनरेट करते हैं इससे रिलेटेड कि कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। फिर आप प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं और एट लास्ट आप क्या करते हैं, टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं इसमें। एक्सप्लेन द टर्म ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट एवोल्यूशंस। ये क्या होता है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट एवोल्यूशन? The trend test evaluation is a technique for evaluating the performance of a machine learning algorithm. है ना, एक टेक्निक्स है जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के काम में आता है. इट कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स एंड कैन बी यूज फॉर द एनी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स. ठीक है, ये क्लासिफिकेशंस या रिग्रेशंस के लिए भी यूज हो सकता है और सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के लिए भी यूज हो सकता है. द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स टेकिंग अ डेटा सेट्स. इसमें होता क्या है कि आपके पास एक डेटा सेट्स होता है जिसको आप दो डेटा सेट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पहला सेट जो होता है वो ट्रेनिंग डेटा सेट्स के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो होता है वो हमारा टेस्टिंग डेटा सेट्स के नाम से जानता है. ठीक है, तो पहले वाले से हम ट्रेनिंग देते हैं और सेकंड वाले से हम क्या करते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, डेटा को टेस्ट करते हैं, तो इसको टेस्ट डेटा सेट्स के नाम से जानते हैं. गिव एनी टू फैक्टर्स दैट मेक स्टोरी टेलिंग इज अ पावरफुल टूल. तो स्टोरी टेलिंग को पावरफुल बनाने वाले ऐसे दो फैक्टर का नाम बताइए. द फैक्टर्स विच गोइंग टू बी मेक द स्टोरी टेलिंग पावरफुल टूल्स आर इट्स. सबसे पहला तो एट्रीब्यूट टू मेक द इंफॉर्मेशन मोर कंपेलिंग, the ability to present a window in order to take a peek at past, and finally to draw the lessons and to reimagine the futures by affecting the necessary change. तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इंपॉर्टेंट बना रहे होते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेन डाटा टेस्ट एंड टेस्ट डाटा टेस्ट. अभी मैंने बताया था ट्रेन का मतलब होता है जो मशीन के अंदर फिट हो जाए, मशीन को लर्न करने की फैसिलिटी मिले, मशीन उसे लर्न कर सके, एंड टेस्ट जो कि मशीन को इवेलुएट कर सके, है ना, उस मशीन को चेक कर सके. What is क्रॉस वैलिडेशन प्रोसीजर्स? क्रॉस वैलिडेशन प्रोसीजर क्या होता है? तो क्रॉस वैलिडेशन जो होता है वो मॉडल को वैलिडेट करने के काम में आता है. ओके, एंड इट इज एक्सटेंडेड अप्रोच ऑफ द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और क्रॉस वैलिडेशन. यहाँ पे दो अप्रोच होते हैं जो किसी भी मॉडल को वैलिडेट करने के काम में आता है. इन क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, वी रन आवर मॉडलिंग प्रोसेस ऑन डिफरेंट सबसेट्स ऑफ डेटा टू गेट द मल्टीपल मेजर्स ऑफ मॉडल क्वांटिटी. जैसे कि डेटा को मान लो आपका पूरा डेटा है, उसको आपने 5 फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से, है ना, और फिर हम क्या करते हैं, इसको 5 पीसेज डिवाइड करके 20% जो है फुल डेटा सेट का उसको पहले टेस्ट के लिए यूज करते हैं या ट्रेन के लिए यूज करते हैं, फिर टेस्टिंग में हम चले जाते हैं. उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा पहले हमारा टेस्ट ट्रेन के लिए यूज हुआ था रिमेनिंग टेस्टिंग के लिए, अब उसको छोड़ के उसको टेस्टिंग में यूज कर लेते हैं. बाकी जो नया फोल्ड होता है उसको हम ट्रेनिंग के काम पे ले लेते हैं. ठीक है, सॉरी, ये वैलिडेशन के काम पे आ रहा है और ये हमारा ट्रेनिंग के काम पे आ रहा है. तो जैसे अब ये वैलिडेशन के लिए यूज हो रहा है और ये सारे ट्रेनिंग डेटा के लिए यूज हो रहे हैं, ये वैलिडेशन के लिए यूज हो रहा है और ये सारे हमारे ट्रेनिंग डेटा के लिए यूज हो रहा होता है. तो इस तरह से इसे हम यूज करते हैं, है ना. तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है बट बड़ा ऑथेंटिक रिजल्ट देता है ये हमें. क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन एनी वन रीजन व्हाई स्कोपिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर एआई प्रोजेक्ट. तो जो फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं जब भी किसी एआई इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्कोपिंग, and selecting the relevant use cases that the AI model will be built to the address. मतलब आप कुछ बना रहे होते हो तो सबसे पहले आप स्कोप को ही चेक करते हो कि जो भी काम आपको करना है उसका स्कोप क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है, और कौन से किस तरह के कंसेप्ट को आप वहां पे यूज करोगे, क्या बनाओगे. रीजन क्या है इसका, द स्टेज इन्वॉल्व्स द प्लानिंग एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स. यहाँ पे स्कोपिंग में क्या होता है कि आपको प्लानिंग करने होते हैं और वो चेक करना होता है, मोटिवेशनल पॉइंट चेक करना होता है जो इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग इफ यू वांट योर आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट टू बी सक्सेसफुल. तो आपको हमेशा इस पे बहुत ज्यादा काम करना होता है. नेक्स्ट सेक्शंस पे आ गए हैं जहां पे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं. 3 क्वेश्चन सॉल्व करने से 12 मार्क्स मिल जाएंगे, बट आंसर आपको 50 to 80 वर्ड्स में करने होते हैं. 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उसमें से सिर्फ 3 का आंसर आपको करना होता है. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा. तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ मिसिंग बॉक्स दिए हुए हैं, जैसे देखिए ABCD. अब आपको ये बताना है कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, है ना. जो फाउंडेशनल मैथोलॉजी ऑफ डेटा साइंस है, इसमें आपको बताना होगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग है ABCD में. तो द डायग्राम इज मार्क विद द ABCD, आइडेंटिफाई 3 दीज स्टेप्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्नल स्टेप्स मार्क एज A and B. तो 2 क्वेश्चन आ गया. पहले तो आपको बताना है मिसिंग क्या है और फिर बताना है उसका पर्पस क्या है. तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो A है, A वो आपका एनालिटिक अप्रोच है, A इज द एनालिटिक अप्रोच, और B जो है वो डेटा रिक्वायरमेंट बता रहा है, C से डेटा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और D से हम क्या कर रहे हैं,
इवेल्युएशंस कर रहे हैं। तो ये इवेल्युएशंस हो रहा है, ये प्रिपरेशंस हो रहा है, ये एनालिटिक अप्रोच है, और बी जो था वो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस था। अब इसमें से ए और बी को डिफाइन करना है कि भाई ए और बी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो एनालिटिक अप्रोच जो होता है, जब आफ्टर क्लियर स्टार्टिंग है बिजनेस प्रॉब्लम, जब आप बिजनेस प्रॉब्लम बता देते हैं तो डेटा साइंटिस्ट को क्या करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है। तो एनालिटिक अप्रोच की बात आती है यहाँ पे। एक्सप्रेसिंग द प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैटिकल्स एंड मशीन लर्निंग techniques so that the data scientist can identify the techniques suitable for achieving the desired outcomes. So that is the role of the analytic approach. Significance of data requirements क्या है? In this phase the data requirements are revised and decisions are made as to whether or not the collections require more or less data. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको आप रिवाइज करते हो, रिक्वायरमेंट्स को एक बार चेक करते हो और देखते हो कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो प्रॉपर है या नहीं है ना। वंस द डेटा इंग्रेडिएंट्स आर कलेक्टेड, जब आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हो, द डेटा साइंटिस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। देखो जब आपके पास लेस डेटा होगा ना तो आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो रिक्वायरमेंट के अंदर ही क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जा रहा होता है, तो मैक्सिमम डेटा यहाँ पे लिया जाता है। तो जैसे ही आपके पास गुड अमाउंट ऑफ डेटा आ जाता है ना, तो वो फिर आप उसके ऊपर डेटा साइंटिस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। Mention any 4 considerations that should be kept in mind during the testing phase. टेस्टिंग फेज के समय में आपको किस किस बात का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले देखना होता है कि वॉल्यूम ऑफ टेस्ट डेटा जो है वो लार्ज होना चाहिए और वो कॉम्प्लेक्सिटीज को रिप्रेजेंट्स कर रहा होता है। ह्यूमन बायसेस जो है सेलेक्टिंग टेस्ट डेटा कैन एडवर्सली इंपैक्ट द टेस्टिंग फेज। तो डेटा वैलिडेशन जो है इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा देखना पड़ता है कि ह्यूमन बाइस्ड फॉर्म में कहीं डेटा कलेक्ट करके तो नहीं दे रहा है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दिया, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको वो प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट कि वो रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सके। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। टेस्टिंग टीम जो होता है should test the AI and ML algorithms keeping model validation सक्सेसफुली लर्निबिलिटी एंड एल्गोरिथम इफेक्टिवनेस इन अ माइंड। मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखें कि प्रॉपर तरीके से लर्निंग हो रही है और इफेक्टिव यूज चेक टेस्टिंग ऑफ एल्गोरिथम हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग आर इंपॉर्टेंट सिंस द सिस्टम माइट डील विद द सेंसिटिव डाटा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि किसी ऐसा डाटा ना हो जाए जिससे लोगों का नुकसान हो जाए। You are implementing AI solution that will need to use the data from your other system, therefore system integration। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए किसी भी कारण से। टेस्ट डेटा शुड इंक्लूड ऑल रिलेवेंट सबसेट्स, जितने भी रिलेवेंट सबसेट्स हैं वो भी वहाँ पे होना चाहिए जब आप डेटा को ट्रेन कर रहे हो टेस्टिंग के। ठीक है, द डेटा यू विल यूज फॉर द ट्रेनिंग द AI सिस्टम। योर टीम मस्ट क्रिएट टेस्ट सूट्स दैट हेल्प यू वैलिडेट योर ML मॉडल। मतलब ML मशीन लर्निंग मॉडल को वैलिडेट करने के लिए टेस्ट सूट्स आपके टीम के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो दे आस्क यू द ओनली 4 कंसिडरेशंस बट आई हैव रिटन 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से कोई भी 4 आप यूज कर सकते हो, बता सकते हो, अपने लैंग्वेज में बता सकते हो। बुक किस लैंग्वेज की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक्सप्लेन द मेन स्टेजेस ऑफ AI मॉडल लाइफ साइकिल। AI मॉडल साइकिल सबसे पहला स्कोप होता है स्कोपिंग, सेकंड होता है डिजाइन और बिल्ड, एंड थर्ड होता है डिप्लॉयमेंट। आपने देखा था MCQs में से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, सेकंड स्टेप्स क्या होते हैं और लास्ट स्टेप्स क्या होता है, थर्ड स्टेप। तो आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट स्कोपिंग, डिजाइन और बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट इन प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट स्कोपिंग स्टेट्स में क्या होता है, यहाँ पे प्लानिंग की बात होती है। यहाँ पे देखा जाता है कि भाई आप ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है जो इस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो। इट्स अ क्रूशियल टू प्रिसाइजली डिफाइन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स। आपको क्या मिलेगा उस काम को करके, एंड अलाइन ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेट द की रिसोर्सेज स्टेप्स एंड डिफाइन द सक्सेस मैट्रिक्स। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, प्रोजेक्ट स्कोपिंग में हो जाए। जब डिज़ाइन और बिल्ड की हम बात कर रहे हैं तो डिज़ाइन एंड बिल्ड फेज में क्या होता है, इसेंशियली ये इटरेटिव प्रोसेस होता है जहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं कॉन्टिन्यूस, उसमें रिपीटेशन भी हो सकता है ताकि AI और मशीन लर्निंग मॉडल को बनाया जाए। डेटा एक्विजिशन, एक्सप्लोरेशन, प्रिपरेशन, क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, टेस्टिंग, रनिंग एज सेट ऑफ द मॉडल्स टू ट्राई द प्रेडिक्टिव बिहेवियर्स और डिस्कवर इनसाइड द डेटा। यहाँ काम पे डिजाइन और बिल्ड फेज में हम ये काम कर रहे होते हैं। डिप्लॉयमेंट ये हमेशा लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स को किया जाता है, यानी कि प्रोजेक्ट को चेक किया जाता है और साथ ही साथ उसके इंस्टॉलेशन की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेंशन एनी 4 रीजन ड्यू टू विच डाटा स्टोर टेलिंग एक्वायर्ड अ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस। मतलब वो 4 रीजन बताइए जिसके कारण डेटा स्टोर टेलिंग का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। तो डेटा स्टोर टेलिंग एक्वायर्ड अ प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस बिकॉज क्या है, एक तो ये इफेक्टिव टूल होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस को ट्रांजिट करने के लिए। नैरेटिव की मदद से हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी समझा सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है ना। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है कि भाई यहाँ पे क्या है, नो मैटर हाउ इंप्रेसिव इन एनालिसिस और हाउ हाई क्वालिटी डाटा, इट इज़ नॉट गोइंग टू कंपेल चेंज अनलेस द पीपल इन्वॉल्व अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लेन थ्रू अ स्टोरी। मतलब यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि क्या डाटा है, क्वांटिटी क्या है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि जिसने इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है वो किस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर रहा है। स्टोरीज दैट इनकॉर्पोरेट डेटा एनालिटिक्स आर मोर कन्विंसिंग।
तो कोई भी स्टोरेज जिसमें आपको डेटा भी मिलेगा, एनालिटिक्स भी मिलेगा, उससे आसानी से समझना आसान हो जाता है। बाकी ऐसा कोई डाटा जिसमें कि भाई आपके पर्सनल एक्सपीरियंस ही सिर्फ बता रहे हो आप, है ना, देन दोज बेस्ड एंटायरली ऑन, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, तभी आप डेटा और एनालिटिक्स सही तरीके से निकाल पाओगे उसको और उसे नरेट कर पाओगे। इट हेल्प्स टू स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन एंड स्प्रेड द रिजल्ट्स। डेटा स्टोरिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि कम्युनिकेशन आपका स्टैंडर्डाइज हो जाता है और रिजल्ट्स आपको आसानी से मिल जाएगा। इट मेक्स इन्फॉर्मेशन मेमोरेबल, और आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। अगर कोई डाटा स्टोरीज को डेटा के साथ या डायग्राम्स के साथ सुनाया जाता है तो हम उसे रिकॉल कर सकते हैं और ज़्यादा दिन तक हम याद भी रख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, मेंशन इन द स्टेप्स दिस एंड फॉलोइंग, मेंशन द स्टेप्स दैट असिस्ट इन फाइंडिंग कंपेलिंग स्टोरेज इन द डेटा सेट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। तो स्टेप्स दैट कैन असिस्ट इन फाइंडिंग कंपेलिंग स्टोरेज इन डेटा सेट्स क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको करना होता है स्टेप 1 में, ये 4 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले आप डेटा को रिसीव करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर डेटा को विजुलाइज करते हो, फिर डेटा के बीच के रिलेशनशिप्स को देखते हो, फिर आप सैम्पल नैरेटिव एम्बेडेड विथ कंप्लीट, ऐसा एक मतलब नैरेटिव आप तैयार करते हो, है ना, जिसमें जहाँ भी डाउट्स होते हैं उन सारे डाउट्स पॉइंट्स को दूर करते हुए। तो ये रहा आपका 2023 कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम 2023 के पेपर के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।